retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये जान पाते हैं कि जो मल्टीवर्स है और जो अनुनाकी वर्ल्ड है, इन दोनों ने ही एक अलायंस बनाने का डिसीजन ले लिया है। हायर अप्स ने यानी कि एंजल्स ने और अनुनाकी एल्डर ने यहाँ पर अपने वर्ल्ड को मल्टीवर्स के काफ़ी ज़्यादा पास रख लिया है। अगर कोई भी एनिमी इन पर कभी अटैक करता है तो फिर अनुनाकी और मल्टीवर्स ये दोनों मिलकर काम करेंगे। समय आगे बढ़ता है और फिर जो ज़ाइकॉर है वो फीमेल कैरेक्टर से शादी करता है ताकि इनके और अनुनाकियंस के रिलेशन अच्छे बन सके, और ऐसा होता भी है। मल्टीवर्स के काइड्स और अनुनाकियंस इनका रिलेशन इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। बट अब असली मिक्सडअप होने वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। मैरिज के बाद से जैसे गोकू, गोहान और बाकी सारे कैरेक्टर्स ज़ाइकॉर से एक टाइप से दूरियां बढ़ाने लग जाते हैं। इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं ज़ाइकॉर को ऐसा लग रहा था कि अब प्लैनेट अर्थ के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। फिर ज़ाइकॉर को अपनी लाइफ की सेकंड सबसे वर्स्ट न्यूज़ मिलती है, और वो ये थी कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है उसके बेबी को जन्म देते समय। अब ज़ाइकॉर कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अब अपने बेबी की जिम्मेदारी खुद ही उठाने वाला था, और वो भी अकेले। पर उसकी भी हेल्थ एकदम से ख़राब होने लगती है एक वायरस की वजह से। और एक दिन ज़ाइकॉर एक ऐसे एंटिटी को समन कर देता है, जो एंटिटी ज़ाइकॉर से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। ज़ाइकॉर इस पॉइंट पर कहता है, मेरा जो बेबी है मुझे नहीं लगता कि मैं उसे संभाल सकता हूँ, और मेरे डेथ के बाद उसका क्या होगा, इस बारे में मुझे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। मेरे फादर मुझसे बात करना बंद कर चुके हैं। मेरे भाई वो पूरी तरीके से मेरे ब्रदर नहीं है, हम हाफ ब्रदर्स हैं, मुझे उन पर भी ट्रस्ट नहीं है। तो मेरे बेबी को किसी ऐसे के पास छोड़कर आ जाओ जो उसका ख्याल रखे और उसे स्ट्रांग बनाए। इस पॉइंट पर ये जो एंटिटी था वो ये काम फ्री में नहीं करने वाला था, और ज़ाइकॉर उसे इसके बदले जितने भी रिवॉर्ड्स उसे बाकी सुप्रीम कायद ने दिए थे वो ऑफ़र करता है, और एंटिटी मान भी जाता है। वो एंटिटी पहले तो ज़ाइकॉर से उसके सारे रिवॉर्ड लेता है, और फिर ये निकल जाता है ज़ाइकॉर के बेबी को लेकर एक काफ़ी लंबे सफ़र पर। ये जो सफ़र है ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक था उस एंटिटी के लिए, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट को जहाँ पर उसने काफ़ी लंबे टाइम से विज़िट नहीं किया था वो विज़िट कर रहा था। फिर बाद में वो एंटिटी बेबी को ठीक बारडॉग के दरवाजे पर छोड़ देता है, और एक लेटर भी साथ में रखता है। लेटर के अंदर क्लियरली लिखा गया था कि ये जो बेबी है ये तुम्हारे ग्रैंडसन का है, इसका मतलब तुम इसके ग्रेट ग्रैंडफादर हो। और यहाँ पर जब गिने बाहर आकर इस चीज़ को पढ़ती है तब वो शॉक होती है। पहले तो बारडॉग और गिने को ऐसा लगता है कि ये गलत जगह पर आ गया है, बट फिर जब वो लेटर को और भी ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं तब यहाँ पर सीरियसली उन्हें बारडॉग और गिने ये नाम भी देखने को मिल जाता है, और ये मोर देन इनफ था उनके लिए। जब बारडॉग और गिने ये पूरी तरीके से श्योर हो जाते हैं कि ये इनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया था अपने बच्चों को बचाने के लिए, और वो सेक्रीफाइस काम का भी रहा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली भी बनाई। इस पॉइंट पर बारडॉग ये सोच रहा था कि आखिर इनके ग्रैंडसन ने इसे इन्हें क्यों सौंपा। आखिर क्या गोकू अभी ज़िंदा नहीं है, क्या रेडिट्स अभी ज़िंदा नहीं है। कि तभी बारडॉग हद से ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, गिने जल्दी से बेबी को ज़ोर से पकड़ो। और यहाँ पर गिने और बारडॉग इन दोनों ने बेबी के जेंडर को पता किया ही नहीं था, कि जो गिने हैं वो एकदम से बेबी को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है। बारडॉग एकदम से अपनी सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जब बारडॉग अपनी सुपर सैयन 4 में जाता है वो साइलेंटली यहाँ पर गिने से कहता है, तुम बेबी का ख्याल रखना, मैं कुछ सेकंड्स में आता हूँ। और वो गिने और बेबी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना तो लेता ही है, वो घर के अराउंड भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है।
बारडॉग अपने घर के बाहर आता है और वो हर जगह पर देखने लग जाता है कि आखिर कौन उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। वो जैसे ही बादलों में हलचल को देखता है वो कहता है तो लगता है कि कोई पंगा लेने के लिए आ ही गया है, तो चलो उसे सबक सिखाया जाए। बारडॉग को बादलों में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलती है और ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा शक आता है। तो फिर वो बादलों के लिए निकल पड़ता है। वो बादलों के ठीक ऊपर पहुंच जाता है और जब वो ऊपर पहुंचता है तब वो देख पाता है एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन जिसके साथ एक काफ़ी बड़ी आर्मी है। चीज़ें यहीं पर नहीं रुकती, काफ़ी सारे डिवाइन बीस्ट और इन सब के साथ ग्रैंड प्रीस्ट होता है। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर कहता है देखो कितना ज़्यादा घिनौना जीव है, मुझे इस रीज़न की वजह से ये स्पीशीज़ और ख़ास करके यहाँ की स्पीशीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तभी बारडॉग कहता है ज़रा देखो खुद को, मुश्किल से तुम 5 फुट के होगे, तुम मेरे सामने एक बौने हो, तुम्हारी ज़बान काफ़ी जल रही है। अब वो डिवाइन बीस्ट एकदम से बारडॉग को देखकर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोर किए जा रहा था। वो डिवाइन बीस्ट उस ड्रैगन के नीचे उतरता है और जैसे बारडॉग पर अटैक करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर उस बीस्ट को ग्रैंड प्रीस्ट जैसे रोक लेते हैं। और तभी बारडॉग एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है अपने बिल्ले को समझा कर रखो, वरना ये मेरे घर के लिए काफ़ी अच्छा डेकोरेशन बनेगा। ये कहकर बारडॉग एकदम से अपने स्टाफ को समन करता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ कंटिन्यूस देखे जा रहा था। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एकदम से पावर अप करके अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में जाने लगते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इस पॉइंट पर पावर अप करते हैं और अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं सैयन रेल्म्स के एम्परर्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि कोई यहाँ पर आया है जो वीक तो बिल्कुल भी नहीं है और वो एकदम से बारडॉग से कहता है तो चलो शुरू करो, दिखाओ मुझे कि आखिर तुम हो कौन। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो यहाँ पर बारडॉग से कहते हैं मैं पूरे सैयन रेल्म को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ, तो चलो शुरुआत तुमसे की जाए। वो बारडॉग के ऊपर अटैक करते हैं बट बारडॉग सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। ग्रैंड प्रीस्ट के पावर अप करने से बारडॉग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके उल्टा जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो बारडॉग को देखकर थोड़े से कंफ्यूज थे कि आखिर इसे कुछ क्यों फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर बारडॉग के चेहरे पर एक स्माइल आती है। बारडॉग एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट को थोड़े टाइम के लिए फ्रीज कर देता है और अपने कुछ क्लोन्स बनाकर स्टिक से उनके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अनफ्रीज होता है उसे अपने बॉडी में काफ़ी बड़ा पेन होने लग जाता है। वो एकदम से एक गहरी सांस लेता है और अपने स्टाफ की मदद से वो टावर अप करने लगता है। उसके स्टाफ की मदद से टावर अप करने के पीछे एक रीज़न है ताकि उसे कोई स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टाइम मिल जाए और उसका स्टाफ इतना पावरफुल है कि कोई उसे ज़मीन से उठा नहीं सकता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर ये बस ग्रैंड प्रीस्ट ही कर सकता है। बारडॉग ग्रैंड प्रीस्ट के स्टाफ को ज़ोर से पकड़ता है और खींच लेता है और इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन पर गिरता है और बारडॉग उसी के स्टाफ से ग्रैंड प्रीस्ट को एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सी हिट मारने में कामयाब भी हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट को एकदम से रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा उनके पावर के एक सेम लेवल पर है या फिर उससे स्लाइटली पावरफुल है। इस वजह से जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट होने का डिसीजन लेते हैं और वो ऐसा करते भी है। वो अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर जो बारडॉग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा कैपेबल है कि उसने ग्रैंड प्रीस्ट को भागने पर मजबूर कर दिया। आखिर कैसे, उसने कितनी ट्रेनिंग करी है, उसकी सुपर सैयन 4 रॉ सुपर सैयन 4 है या फिर डिवाइन सुपर सैयन 4 है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि अपने चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन है। कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।